दोस्तों, मैं सूरज कुमार जीएस पर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि सब लोग को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। मेरे विचार में एकाएक यह प्लान बना है कि जितने भी सारे मैंने पढ़ रखा है, अपने दिमाग में कंटेन कर रखा है, उन सब को आपके समक्ष उभारा जाए, आपको समझाया जाए, हम भी समझें, आप भी समझें, ताकि हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। तो इसी सोच से मैंने अपने चैनल का नाम जीएस पॉइंट रखा है और यह सोचकर इसको ओपन किया है ताकि आप हमारे विचार को शेयर करें और हम आपके विचार को शेयर करें, आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। और बाकी सब तो हमने के भोजपुरिया हल ही जाए। अब भोजपुरिया में काला जाए बोले खाती मर्दवा एकदम मैंने एकदम मिजाज एकदम मस्ती में बोले के भोजपुरिया हमने के। तो आई जा शुरू करता नहीं हमने के, हम शुरू करते नहीं। अब हम लोग शुरू करते हैं अब क्या अपने टॉपिक के बारे में। पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ाया आप लोगों को कि किस तरह से यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है। यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले पुर्तगाल कैसे आते हैं, पुर्तगाल आने के बाद में डच कैसे आते हैं, और अब दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है वो क्या रहता है, वो सब मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने समझा रखा है। और आज की वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से अंग्रेज और फ्रांस आते हैं और फ्रांस आने के क्रम में दोनों के बीच क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ये मेरा चैनल है जीएस पॉइंट। सबसे पहले अब डच के बाद फ्रांस आते हैं। चूंकि मैंने बता रखा है आप लोगों को ट्रिक बता रखा है कि PDAF। P मतलब पुर्तगाल, D मतलब डच, A मतलब अंग्रेज और F मतलब फ्रांस। तो इन दोनों को हमने पढ़ रखा है, इन दोनों को पढ़ना बाकी है अभी। तो इसी अंग्रेज के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे आज। देखिए अंग्रेज इसको हम कह सकते हैं कि अंग्रेज की स्थापना, ये जो है स्थापना अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। और अक्सर यहाँ से प्रश्न भी आते हैं दोस्तों कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। आइए देखते हैं इसको। यूरोपीय कंपनी में डच के बाद अंग्रेज भारत आते हैं। मतलब क्या है कि पहले पुर्तगाल, उसके बाद में डच, उसके बाद में अंग्रेज आते हैं। लिख भी रखा है कि यूरोपीय कंपनी में डच के बाद अंग्रेज भारत आते हैं। समझे आप लोग। अंग्रेज की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की आज्ञा से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है। कौन कंपनी? तो ईस्ट इंडियन कंपनी। कोई आपसे पूछेगा कि ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ से 1 नंबर आपका बन जाएगा। तो अंग्रेज की जो महारानी रहती है एलिजाबेथ प्रथम, वो क्या करते हैं, वो अपनी आज्ञा से, इनकी आज्ञा से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और होने के क्रम में वो महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम है, वह भारत, जितने भी सारे वहाँ के जो निवासी थे, उनको क्रम दर क्रम भारत भेजती हैं। भारत किस लिए भेजती हैं? तो भारत व्यापार करने को देश है, सिर्फ व्यापार करने के लिए। और यही व्यापार हम लोग भारतीयों का पूरा शासन स्थापित कर देता है अंग्रेजों का। देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। और किस तहत? और 1833 एक्ट के तहत। ठीक ना। अब यहाँ बता दें दोस्तों कि 1833 का एक्ट क्या है। चूँकि हमारा जो संविधान निर्माण हुआ था, संविधान निर्माण होते होते आप लोग पढ़े होंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत क्या बोलते हैं, कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिनका मुख्य आयुक्त थे क्या, तो सर एलिजा एमपी थे। और उसी के तहत 1873-74, उसके बाद में 1833 और 53 का चार्टर एक्ट आता है और उसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों आधुनिक काल में कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। मतलब क्या कि भारत पर जो नियंत्रण होता है ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। क्या बोलते हैं उसको, एलिजाबेथ द्वितीय के कालक्रम में वहाँ की महारानी रहती है और वो क्या करते हैं कि शासन मतलब क्राउन का शासन हो जाता है। इनका मूल उद्देश्य पूर्वी भाग में जाकर व्यापार करना था। चूँकि अंग्रेजों, हम
हम पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी सारे पुर्तगाल लोग हैं इनका क्या उद्देश्य रहा है, मूल उद्देश्य रहा है कि पूर्वी भाग में, पूर्वी देशों में जाकर के व्यापार करना था। वही लिखा है कि इनका मूल उद्देश्य पूर्वी भागों में जाकर के व्यापार करना था। जिस समय ये लोग भारत आए उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और एलिजाबेथ प्रथम आज्ञा देती है भारत में आने के लिए, उस समय भारत की स्थितियाँ क्या थी? तो भारत की स्थितियाँ यह थी कि भारत में मुगल वंश का शासन था। यानी मुगल वंश का शासन 1526 से लेकर के 1856 तक, यानी 1857 की क्रांति तक। 1526 वह पीरियड है दोस्तों जब क्या बोलते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में संघर्ष होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाते हैं और मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं बाबर। ठीक, तो वही काल चल रहा था मुगल वंश में। और मुगल वंश में शासन किसका चल रहा था? तो अकबर का शासन चल रहा था दोस्तों। अकबर, चूँकि अकबर का शासन चलता है, मैंने लिख भी रखा है कि अकबर का शासन चल रहा था। ठीक, और मृत्यु इसका 1605 ईस्वी में हो जाती है। मैंने काटफुट कर दिया है, काटफुट मतलब मृत्यु, यानी अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाता है। मुगल वंश का शासक रहता है भारत पर। जब अंग्रेज आते हैं तब, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC का मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो भारत में व्यापार करने के लिए इसे 15 वर्षों का फरमान दिया गया। क्यों देता है फरमान? कौन देता है? चूँकि इंग्लैंड में जो एलिजाबेथ प्रथम थी वो तो इंग्लैंड के वासियों को व्यापार करने के लिए भेज रही थी। और व्यापार करने के क्रम में जब अकबर के दरबार में आते हैं लोग तो क्या होता है, वहाँ से 15 वर्षों के लिए फरमान मांगते हैं कि हम व्यापार करना चाहते हैं इंडिया में, यानी भारत में 15 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्तों, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से 15, 10, 15, 20, 15, 10, 20 करके इस तरह से इनका वर्ष बढ़ाया जाता है। 1853 के चार्टर एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में इस तरह से इनका बढ़ता जाता है कालक्रम, 20, कभी 15 वर्ष, कभी 20 वर्ष। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो भारत में व्यापार करने के लिए इसे 15 वर्षों का फरमान दिया जाता है। फरमान मतलब कहा कि वहाँ के जो स्थानीय शासक रहते हैं उनके द्वारा किसी अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कराना या उसको क्या करना, फरमान मांगना, वही फरमान कहलाता है। 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ये जो यहाँ पर एलिजाबेथ प्रथम थी इनकी मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी में। और मृत्यु होने के बाद में, और चूँकि 1605 ईस्वी में जहाँ 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और 1605 ईस्वी में जहांगीर शासन पर बैठते हैं, यानी राजा बनते हैं। आशा करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आएगा दोस्तों। आइए इस प्लॉट के बारे में समझते हैं। 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इंग्लैंड का शासक जेम्स प्रथम बना। मतलब क्या है इसका कि 1603 ईस्वी में जब एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो इंग्लैंड का जो शासक रहता है, इंग्लैंड का शासक वो बन जाता है जेम्स प्रथम बन जाता है। ठीक ना। और इसने भारत में अपना एक दूत भेजता है जिसका नाम कैप्टन हॉकिंस है। याद रखना है दोस्तों कि 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद में कौन राजा बनता है, तो ये जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम एक अपने दूत को भारत में भेजता है जिसका नाम क्या है, कैप्टन हॉकिंस। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। 1608 ईस्वी में चूँकि अकबर के कैप्टन हॉकिंस क्या करता है, 1608 ईस्वी में आता है अकबर के नाम से। चूँकि हम जानते हैं कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है और ये आता है 1608 ईस्वी में, तो 3 वर्ष का गैप है यहाँ पर दोस्तों। समझने वाली बात है, अक्सर क्वेश्चन फंसाता है कि जो कैप्टन हॉकिंस है वो किसके दरबार में आया था, तो हमारा जो उत्तर होगा वो अकबर के दरबार में आया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके दरबार में पहुँच गया, तो जहांगीर के दरबार में पहुँच गया। चूँकि हम जानते हैं कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में जहांगीर राजा बनता है और कैप्टन हॉकिंस आता है अकबर के नाम से, लेकिन पहुंच जाता है जहांगीर के दरबार में। क्योंकि उसी का शासन रहता है तो मामूली सी बात है, पहुंच जाता है जहांगीर के दरबार में। 1608 में फैक्ट्री, चूँकि अब जो ये बोलते हैं अंग्रेज जो है, सबसे पहले 1608 ईस्वी में फैक्ट्री सूरत में पूछेगा एग्जाम में कि अंग्रेजों ने सबसे पहला जो फैक्ट्री स्थापित की तो वो कहाँ थी, तो सूरत में। किस ईस्वी में, तो 1608 ईस्वी में। यहाँ पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट
डेट को याद रखना जरूरी है। 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, और फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, जबकि पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, क्योंकि 1608 से पहले जो था वो मसूलीपट्टनम में, लेकिन इनका जो प्रमाण नहीं मिल पाया, मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, ऐसे ही अनमना स्थापित कर दिए थे, लेकिन जो वास्तव में स्थापित किए थे वो सूरत में स्थापित किए थे। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, और जब जो अवास्तविक पहली फैक्ट्री सूरत में। सूरत कहाँ है दोस्तों? तो सूरत कहाँ है बताइए? सूरत है गुजरात में, क्योंकि गुजरात सूरत की राजधानी, अहमदाबाद है राजधानी, और गुजरात में ही सूरत है, जहाँ पर सूती वस्त्र का बहुत बड़ा उद्योग चलता है। 1615 में सर टॉमस रो एक दूत बनकर ब्रिटेन से आता है और जहांगीर के दरबार में पहुंच जाता है। क्योंकि इसका जायजा लेने के लिए, ये कैप्टन हॉकिंस का जायजा लेने के लिए 1615 में देखिए 1608 में ये आया है, ये 15 में आया, यानी 7 वर्ष का अंतर हो रहा है। 7 वर्ष के अंदर में 1615 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस का जायजा लेने के लिए सर टॉमस रो दूत बन करके आते हैं ब्रिटेन के। कहाँ पर? तो भारत में आते हैं, और जहांगीर के दरबार में पहुंच जाते हैं। चूँकि जहांगीर राजा बनाए तो वास्तव में वहीं पर आएंगे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा दक्षिण भारत में यह स्थित है। चूँकि दक्षिण भारत कैसे कहेंगे दोस्तों? दक्षिण भारत मान लीजिए कि ये हो गया, ये हो गया, ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर लिखा है दक्षिण भारत, यानी ये वाला क्षेत्र में गोलकुंडा स्थापित था। ठीक है, तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा दक्षिण भारत के शासक से एक प्रकार का सुनहरा फर्मान प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? तो सर टॉमस रो 1632 ईस्वी में दक्षिण भारत के शासक से एक सुनहरा फरमान प्राप्त करता है। फरमान कहने का सुनहरा फरमान मतलब क्या कि उस पर जैसे कि सुनहरे रंग की पट्टी होती थी, एक लंबा चौड़ा खत टाइप का होता था, पेपर टाइप का, उसमें जैसे फरमान लिखा जाता था। आज्ञा देने को फरमान कहा जाता था कि मैं आपके साथ 15 या 20 या कोई कितने भी वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए साइन करता हूँ, उसी तरह का हस्ताक्षर करता हूँ। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा दक्षिण भारत के शासक से एक प्रकार का सुनहरा फरमान प्राप्त करता है। कौन? तो ये वाला क्या बोलते हैं यहाँ पर? टॉमस रो। और उस फरमान का मतलब क्या है कि गोलकुंडा में ब्रिटिश को मुफ्त व्यापार करने का आदेश प्राप्त। उस फरमान में यह लिखा रहता है कि गोलकुंडा के शासक द्वारा कि क्या मतलब गोलकुंडा में स्पेशली गोलकुंडा में ब्रिटेन के लिए मुफ्त व्यापार करने की छूट दे दी गई। देखिए कितना एकदम शासक लोग ढीले हो गए थे, मतलब कि एकदम पूरा कमजोर शासक पड़ गया था। देखिए 1717 में ईस्वी में भारत में मुगलों के कमजोर शासकों का दौर शुरू हो गया था। कहने का तात्पर्य है कि देखिए कोई भी साम्राज्य होता है या क्या बोलते हैं उसको, शासक होते हैं, उनका जो होता है एक पिक पॉइंट होता है, वहाँ से वो पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मुगल वंश का जो पतन होना शुरू हुआ अकबर के बाद में, जब जहांगीर शासक बना और औरंगजेब शासन बना, अकबर के बाद में जहांगीर के बाद औरंगजेब के बाद जो शुरू होता है काल, वो मुगल वंश का पतन का काल शुरू होता है। कहने का तात्पर्य है कि उस समय मुगल वंश में इतने प्रतापी शासक नहीं रह गए थे जो उस वंश को चला सके। तो वहीं लिखा है मैंने कि 1717 में फर्रुखसियर, 1717 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1717 में फर्रुखसियर राजा बनता है। और लिखा भी है कि 1717 ईस्वी में भारत में मुगलों का कमजोर शासकों का दौर शुरू हो जाता है, जिसे उत्तर मुगल काल कहा जाता है, और उस समय शासक रहता है फर्रुखसियर। समझे आप किस तरह से अंग्रेज आते हैं? एक बार फिर से समझा देते हैं हम। अंग्रेज 31 दिसंबर, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज क्या करते हैं? एलिजाबेथ प्रथम अंग्रेज के वासियों को बारी बारी से पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए भेजती हैं और एलिजाबेथ उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भेजती हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है। इसका मूल उद्देश्य है कि पूर्वी भागों में जा करके व्यापार करना।
ठीक। और जब ये अंग्रेज हमारे इंडिया में आते हैं तो उस समय मुगल वंश का शासक रहता है, राजा कौन रहता है, तो अकबर रहता है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और राजा बनते हैं जहांगीर। ठीक। और 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की भी मृत्यु हो जाती है। और एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु होने के बाद में सर टॉमस रो, जेम्स प्रथम बनता है राजा वहाँ के, और जेम्स प्रथम के नेतृत्व में सर टॉमस रो भारत आते हैं और अकबर के दरबार में आते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं जहांगीर के दरबार में, और वहीं से शुरू होता है दूसरा काल। 1608 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। वैसे तो पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, लेकिन वह आधिकारिक तौर पर नहीं था, आधिकारिक तौर पर सूरत में हो गया। ठीक। 1615 में टॉमस रो एक दूत बन करके आते हैं और पहुंच जाते हैं जहांगीर के दरबार में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक के लिए सुनहरा परमार प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन का जो व्यापार होगा मुफ्त हो जाएगा, कोई उसमें चार्ज नहीं लगेगा। इतना हम लोगों ने पढ़ा। और 1617 में फर्रुख सिंह राजा बनता है, वहाँ से मुगल वंश की पतन शुरू हो जाता है, मुगल वंश का। ठीक। उत्तर मुगल काल प्रारंभ हो जाता है 1717 ईस्वी में, और फर्रुख सिंह शासन करने लगता है, राजा बनता है। फर्रुख सिंह के दरबार में ब्रिटेन का एक दूत जॉन सारमन फरमान प्राप्त करने के लिए आता है। चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी सारे पुर्तगाल लोग थे, मतलब जितने लोग यूरोपियन लोग थे, ये भारत में आते हैं सिर्फ व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करते करते वो अपने क्या करते हैं, शासन करने लगते हैं। तो वही लिखा है कि फर्रुख सिंह के दरबार में, चूँकि राजा बने फर्रुख सिंह मुगल दरबार में, फर्रुख सिंह के दरबार में ब्रिटेन का एक दूत जॉन सरमन फरमान प्राप्त करने के लिए आता है। फरमान मतलब होता है दोस्तों आदेश। देखिए फरमान क्या रहता है, पहला फरमान रहता है कि 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर बंगाल के क्षेत्र में मुफ्त व्यापार करने का छूट। कहने का तात्पर्य है कि उस फरमान में 3 शर्तें मानी गई। पहला शर्त ये था कि 3000 रुपये वार्षिक कर से बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करने की छूट दे दी गई। किसके द्वारा था? फर्रुख सिंह द्वारा। दूसरा था कि 10,000 रुपये सूरत के लिए वार्षिक कर, और जो सूरत था अंग्रेजों द्वारा जो सूरत वाली व्यापार बनाने की कोठियाँ थी, उनको क्या दिया था, जो उनके जो तत्कालिक राजा थे उनको 10,000 रुपया वार्षिक कर के लिए वार्षिक कर दिया जाता था उस सूरत के बदले। तीसरा फरमान था कि बम्बई क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सिक्कों को पूरी तरह भारत में चलाया जाए। मतलब का बा कि जो अंग्रेज सिक्के चलाए थे, ठीक ना, उस सिक्के को पूरे भारत में चला दिया जाए, पूरे भारत में ऑल इंडिया में चलाया जाए। ठीक। तो ये उसको पूरा क्या बोलते हैं, उसको विशेष फरमान बोला जाता है, इसको विशेष रियायत बोला जाता है। ठीक है। इस फरमान को ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये तीनों जो फरमान जारी किए गए थे, इस फरमान को ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है। मतलब कोई पत्र हुआ करता था इस तरह से, कोई लंबा चौड़ा पत्र हुआ करता था, उसमें फरमान जारी कर राजा के द्वारा आदेश दिया जाता था कि ये चीज़ हम लोग करेंगे, तो वही क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन अपनी स्थिति सुधार ही रहा था कि एक घटना घट गई। देखिए ब्रिटिश क्या करता था, भारत से पूरा मतलब व्यापार करके अनाज जितने भी सारे भारत के बहुमूल्य चीज़ है वो अपने देश ले जाते थे ब्रिटेन में। और चूंकि ब्रिटेन ले जाने के क्रम में वहाँ की स्थितियाँ सुधर रही थी, इसी काल क्रम में एक घटना घट गई। क्या कि एक तरफ ब्रिटिश कंपनी आगे बढ़ रहा था, मतलब का कि एक तरफ अंग्रेज आगे बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ पुर्तगाल आगे बढ़ रहे थे, पुर्तगाल भी तो आ रहे थे। ठीक है। यानी दोनों स्थितियाँ पैदा होती है कि दोनों, जैसे कि ब्रिटेन अपनी स्थिति सुधारने के लिए जो भी कार्य कर रही है तो उसमें दो घटना घट जाती है। एक तरफ ब्रिटिश कंपनी आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ पुर्तगाल कंपनी आगे बढ़ रही थी। इसी क्रम में 1661 ईस्वी में ब्रिटेन का राजकुमार, ठीक ना, जब ये दोनों स्थितियां बनी तो इसी कालक्रम में ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स प्रथम का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से कर दिया गया। मतलब दोनों आपस में विवाह कर लिए। देखिए ध्यान देना यहाँ है, ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा ब्रिटेन का राजकुमार था जो पुर्तगाल की रानी राजकुमारी कैथरीन से शादी किया था,
तो चार्ल्स प्रथम हो जाएगा। चार्ल्स प्रथम विवाह करता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। अब जब दोनों अंग्रेज और पुर्तगाल जब आपस में संबंध बनाने लगते हैं तो क्या होता है, दोनों स्थितियाँ मतलब दोनों की स्थिति सुधर जाती है, संघर्ष वाली कोई स्थिति नहीं बन पाती है, जिसका असर पूरे भारत पर पड़ा। जब दोनों लोग एक साथ मिल गए तो पूरे भारत पर असर इसलिए पड़ा क्योंकि भारत में हर क्षेत्र में क्या होता है कि हर क्षेत्र में अलग अलग लोग शासन कर रहे थे, राजाए लोग। ठीक, इस विवाह का असर इतना पड़ा कि बम्बई को पुर्तगाल के द्वारा इंग्लैंड को दे दिया गया। ठीक ना, कहने का तात्पर्य है कि इस दोनों के विवाह के कारण, इन दोनों विवाह के कारण बम्बई जो था, बम्बई प्रेसिडेंसी पुर्तगाल को इंग्लैंड को दे दिया जाता है। पुर्तगाल क्या करता है, बम्बई को इंग्लैंड को देते हैं। मतलब क्या कि राजकुमार चार्ल्स प्रथम को बम्बई प्रेसिडेंसी दे देता है। कौन? तो पुर्तगाल, दहेज के रूप में। चूंकि जिसकी पुत्री होती है वो दहेज देता है, ठीक ना, लड़के वालों को, तो दहेज के रूप में इस बम्बई को दे दिया पूरा साला। बताइए, पूरा बम्बई को चला, यहाँ लोग दहेज में पैसा लोग मांग रहे हैं, ये पूरा बम्बई को दे रहा है। बताइए, पुर्तगाल पूरा बम्बई को दे देता है, पुर्तगाल बोलते हैं इंग्लैंड को। बताइए ना, यहाँ लोग गाड़ियाँ देते हैं या पूरा बंगाल दे देता है, पूरा क्या बोलते हैं बम्बई दे देता है। स्थितियाँ यह बनी कि मुगल शासक औरंगजेब के संबंध में खटास आ गया। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों कि मुगल शासक औरंगजेब क्या करता था उस समय, राजा था, जो कि जहांगीर के बाद में औरंगजेब के बाद उसका उत्तर मुगल का शुरू था, फर्रुख सियर 1717 वाला। स्थितियाँ बनी कि मुगल शासक औरंगजेब के संबंध में खटास आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि बम्बई इसी के अधिकार क्षेत्र में था और बम्बई को इसने पुर्तगाल ने इंग्लैंड को दे दिया था पूरा दहेज में। तो दहेज में दे दिया था तो कोई भी गुस्सा होगा दोस्तों। मान लीजिए कि हमारा अधिकार जिस क्षेत्र पर है उस क्षेत्र को किसी दूसरे के लिए दे दे तो हमको बहुत गुस्सा आएगा। तो वहीं औरंगजेब बहुत गुस्सा करता है और इसका खटास हो जाता है और औरंगजेब और अंग्रेज के बीच में युद्ध होता है, ठीक ना। और इस युद्ध में अंग्रेज हार जाते हैं। 1688 ईस्वी में औरंगजेब का सामना सर जॉन चाइल्ड से होता है और युद्ध होता है, ठीक ना। 1688 ईस्वी में औरंगजेब का सामना सर जॉन चाइल्ड से होता है और दोनों के बीच में एक बहुत ही निर्णायक युद्ध होता है जिसमें चाइल्ड हार जाते हैं, ठीक ना। चाइल्ड हार जाते हैं और निर्णायक मत प्राप्त हो जाता है, ठीक है। देखिए, भारत में ब्रिटिश के 3 प्रेसिडेंसी नियंत्रण में थे, ठीक ना। जब ब्रिटेन से अंग्रेज लोग आते हैं तो भारत पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए, चूंकि उस समय भारत के 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, ठीक ना। भारत के दक्षिण भारत में देखिए मैंने मैप बना रखा है, ये दक्षिण भारत है, ये आपका कोलकाता बंगाल हो गया, ठीक ना। इस एक प्रेसिडेंसी हुआ, फिर मद्रास दूसरा प्रेसिडेंसी हुआ, तीसरा मुंबई। कोई पूछेगा आपसे कि इंग्लैंड के जो अंग्रेज जो 3 प्रेसिडेंसियाँ स्थापित की थी भारत में, कौन कौन सी थी, तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन्हीं 3 प्रेसिडेंसियों पर उसका कामकाज चल रहा था और तीनों को नियंत्रण में लेकर रखा था। क्योंकि इन तीनों का नियंत्रण, जब उन लोगों ने सोचा कि इन तीनों पर नियंत्रण कर लेने पर व्यापार और शासन बहुत ही अच्छी तरीके से स्थापित हो जाएगी, ठीक। तो देखिए, कोलकाता में बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ठीक, जिसका हेड आयर था, चार्ल्स आयर थे, ठीक ना। हेड मतलब उसका मुखिया था जो कि नियंत्रण में रखता था। और यह एक यहाँ पर किला भी बनाया था फोर्ट विलियम के नाम से। यहाँ पर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बम्बई प्रेसिडेंसी में आयर जो किला की स्थापना करता है उसका नाम फोर्ट विलियम है, ठीक। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से किला स्थापित किया गया था, किनके द्वारा, तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा। मुंबई में फोर्ट लुई में बम्बई की प्रेसिडेंसी में फोर्ट लुई ने पांडिचेरी में किला स्थापित किया था, ठीक है दोस्तों। इतना हम लोगों ने देखा अंग्रेज किस तरह से आते हैं भारत में। अंग्रेज की स्थापना का 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद में उत्तर मुगल का शुरू हो जाता है। ये पूरा हम लोगों ने देखा किस तरह से फर्रुख से मात्र 3000 रुपये के छूट से बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या बोलते हैं व्यापार करने के लिए छूट दे देता है। आइए समझते हैं अब फ्रांसीसी के बारे में, ठीक है। फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो सबसे लास्ट में आती है और इसका काल होता है 1664 ईस्वी में। यानी कोई पूछेगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस ईस्वी में आई थी, तो 1664 ईस्वी में आई थी। फ्रांस का राजा रहता है लुई 14वां। उस समय कोई पूछेगा, प्रश्न आता है कि उस समय माने फ्रांसीसी में उस समय फ्रांस का राजा कौन रहता है, तो लुई 14वां रहता है, ठीक है। और इसी के नेतृत्व में फ्रांसीसी लोग आते हैं भारत पर व्यापार करने के लिए।
ये आकर भारत में व्यापार का न्योता देने लगते हैं, ठीक ना। कौन? तो ये फ्रांसीसी भारत में आकर के व्यापार का न्योता देने लगते हैं। किसको? तो जो आधिकारिक तौर पर जो वहाँ के शासन राजा रहते हैं, जो शासन करते हैं, वहाँ आकर के न्योता देने लगते हैं व्यापार का। 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री सूरत में फ्रांसीसी ने 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में स्थापित की थी। 1673 में पांडिचेरी पर आक्रमण कर लिया था, पांडिचेरी पर जीत लिया था पांडिचेरी को, और 1954 तक रहता है इनका शासन, ठीक ना। यानी भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इन लोगों का शासन रहता है पांडिचेरी पर। कोई पूछेगा कि फ्रांसीसी अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो 1667 ईस्वी में सूरत में, और 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। 1673 में पांडिचेरी पर आक्रमण कर लिया था और 1954 तक में इनका शासन था। 1674 ईस्वी में चंद्रनगर जीत लिया था इन्होंने, और ये कहाँ है, तो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में है, ठीक। और अब यहाँ से शुरू होता है संघर्ष, चूँकि दो कंपनियाँ सबसे अधिक विकसित हो रही थी, पहला तो अंग्रेज और दूसरी ये, ठीक ना, फ्रांसीसी। दोनों में काफ़ी निर्णायक युद्ध होता है दोस्तों, और ये युद्ध संघर्ष होता है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, निर्णायक युद्ध होता है, बहुत ही निर्णायक युद्ध, जिससे ये साबित हो जाता है कि अब भारत पर केवल अंग्रेज ही शासन करेंगे, ठीक है। और यह युद्ध इतना निर्णायक होता है कि पूरी तरह फ्रांस का पत्ता गुल हो जाता है। मैंने शुरू के वीडियो में ही बताया था कि फ्रांस का पत्ता गुल हो जाता है, और इस युद्ध का नाम दिया गया है दोस्तों कर्नाटक युद्ध हुआ, ठीक है। यह कर्नाटक युद्ध तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे। सबसे ज़्यादा यहीं से प्रश्न आते हैं, यहाँ से हमको याद रखना है कि फ्रांस और अंग्रेज के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ था। वो कौन सा युद्ध था? तो वो था कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे? तो 3 कर्नाटक युद्ध थे। प्रथम युद्ध, द्वितीय, तृतीय युद्ध। प्रथम कालक्रम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम युद्ध का कालक्रम 1746 से 1748 2 साल चला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक, ठीक, यानी 50, 51, 52, 53, 54, 55 6 साल चला, ठीक। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर के 1763 तक सबसे अधिक चला वर्ष, ठीक। अब इनका कारण क्या था, पतन क्या था, इनका जो अधिकार क्षेत्र था, ये सबको समझते हैं। देखिए, इनका कारण था ऑस्ट्रिया उस समय क्या होता है कि स्वराष्ट्र बनकर के उभर कर सामने आता है, ठीक है। वो ऑस्ट्रिया का चांसलर रहता है, ठीक। चूंकि ये लोग यूरोप से आते हैं तो ऑस्ट्रिया भी यूरोप ही की तरफ है, और उसी का कारण था कि इन दोनों में, कर्नाटक युद्ध में फ्रांस और अंग्रेज के बीच एक निर्णायक युद्ध होता है, उत्तराधिकार युद्ध होता है, ठीक ना। और इस युद्ध के बाद में एक संधि होती है, एला शापेल की संधि, ठीक ना। यहाँ से ये बहुत जरूरी है, याद रखना जरूरी है कि यहाँ से एक संधि होती है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो हम लोग कहेंगे एला शापेल की संधि हुई थी। किस ईस्वी में? तो 1648 में। चूंकि यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जिस वर्ष में युद्ध समाप्त होगा उसी वर्ष में ही संधि होगी, ठीक ना। संधि एला शापेल की संधि होती है 1748 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व करते कौन रहते हैं? तो डिप्ले रहते हैं। समझ में है? प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1646 से 48 के बीच में हुआ था, ठीक। इसका क्या कारण था कि ऑस्ट्रिया कारण बना इसका, ठीक। इसमें एक संधि हुई थी, एला शापेल की संधि, ठीक, 1748 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व करता डुप्ले था। समझ में आया दोस्तों? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ था। इसका कारण था कि हैदराबाद एवं कर्नाटक के बीच उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया, ठीक है। चूंकि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों अंग्रेज के शासन काल में मैंने अधिकृत थे, और दोनों के बीच में क्या होता है? संघर्ष हो जाता है, और उत्तराधिकार युद्ध होता है कि कौन राजा बनेगा, और ये दोनों 2 गुट में बढ़ जाते हैं, ठीक ना। 1749 से 54 के बीच हुआ था। कारण हैदराबाद और कर्नाटक युद्ध था, जो कि उत्तराधिकार युद्ध होता है। इसमें एक संधि होती है, पांडिचेरी की संधि। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो पांडिचेरी की संधि हुई थी 1955 ईस्वी में। 54 तो खत्म हो गया, 55 में संधि हो गई। और इसमें विशेष बात याद रखने वाली है कि इसमें 2 युद्ध फिर हुए, अंबूर का युद्ध और फ्रेंच का युद्ध, ठीक है। तो द्वितीय युद्ध समझे 1649 से लेकर के 1654 के बीच में हुआ। कारण हैदराबाद और ये बोलते हैं कर्नाटक में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। एक संधि हुई, क्या? तो पांडिचेरी की संधि हुई 1755 ईस्वी में, और अंबार का युद्ध और फ्रेंच का युद्ध, इनमें 2 विशेष अलग तरह का युद्ध है। तृतीय युद्ध क्या था दोस्तों कि 1756 से 63 तक चला। इसका कारण सप्तवर्षीय युद्ध था, ठीक है।
इसमें एक संधि पेरिस की संधि होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कर्नाटक के तीसरे युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो पेरिस की संधि हुई थी। और इसमें वांडीवास का भी युद्ध हुआ था। इसे यह बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, BBI है, हमेशा याद आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध में, जो कि 1756 से 63 तक चला था, ठीक। और इसमें फ्रेंच का पतन हो गया, पूरी तरह फ्रेंच पतन हो गया था, यानी फ्रांस पतन हो गया था, और पूरी तरह अब अंग्रेज भारत पर शासन नियंत्रण करने लगते हैं। यहाँ तक समझ में आया पूरा? मैंने पूरा क्या बताया कि यूरोपीय कंपनी में आगमन, पूरा पुर्तगाल, फिर से डच, अंग्रेज, फ्रांस सब बता दिया आपको। पूरी तरह समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। और ये पूरी तरह एक बार फिर और देख लेना है वीडियो के चला करके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, नोट्स बना सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके। अगले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ, जिस तरह से पढ़ा हूँ, उसी तरह से पढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने नोट्स बनाने के क्रम में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट किया, उसके बाद में क्या बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को, उसके बाद में मेडिएवल हिस्ट्री को। फिर मतलब कि क्या कि पहले हम यूरोपीय कंपनी के आगमन बता दिए, तो फिर एक ज्योग्राफी में क्योंकि इस तरह से आप लोग का भी इंटरेस्टेड जानने में बढ़ेगा कि अगला विषय क्या रहेगा, कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, भूगोल। और भूगोल में पहला चैप्टर है भारत की स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। मैंने भारत किस तरह से विस्तार हुआ है, किस तरह से कहाँ तक फैला हुआ, पड़ोसी देश कितने हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।